Yes. Good morning, everyone. So, we start with the first chapter today, and that chapter is insurance claims. Okay. So, what do you all know about insurance? क्या जानते हो भाई इंश्योरेंस के बारे में? बोलो. Indemnify the losses. It is to indemnify the losses. हाँ जी. और कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? दो तरह के इंश्योरेंसेस. कौन कौन से? सो देखिए, ब्रॉडली वी से इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं. एक लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ, मतलब जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस को एश्योरेंस भी कहा जाता है. ओके. और एश्योरेंस इसलिए क्योंकि आपको पता ही है जो आया है वो जाएगा, क्लेम मिलना ही मिलना है. ओके. हैं घर वालों को. ठीक है. तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, मतलब इसमें तो आपको पॉलिसी करवाई आपने, ठीक है, प्रीमियम भर रहे हो, वन और अदर डे डेफिनेटली दैट थिंग इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है, जाना ही जाना है, कोई यहाँ पे रुका नहीं, तो पीछे क्लेम मिलेगा ही मिलेगा. और दूसरा जो कैटेगरी है वी कॉल एज नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस. ओके. विच इज़ डेफिनेटली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम पे कर दिया. अब अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? क्लेम दे देगी. और अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो जो आपने प्रीमियम पे किया वो भूल जाओ. ओके. नाउ आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होता होगा? जनरल वाला या लाइफ वाला? लाइफ वाला. मतलब किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अपने लिए नहीं. इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? जनरल वाला या लाइफ वाला? लाइफ वाला प्रॉफिटेबल होता है. रीज़न? पर जाएगा भी तो सही ना, तो क्लेम तो देना ही पड़ेगा. मैं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ. हैं जी? जनरल इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है? जनरल. तो ऐसा नहीं है भाई. अपने इंडिया में बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? LIC. अभी आप लोगों ने सुन भी रहे होंगे, IPO आने वाला है. द वैल्यूएशंस आर ह्यूज. गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग 60,000 करोड़ प्लस का IPO. ठीक है, द बिगेस्ट IPO इन इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा. तो कि नॉर्मली हाईएस्ट IPO साइजेस पहले की बात करें तो 8,000 9,000 करोड़ तक के रहे हैं. और LIC के आपने जोधपुर में ऑफिस देखे होंगे कहीं कहीं पे. नहीं देखा कभी कोई LIC ऑफ इंडिया लिखा हुआ कोई ऑफिस? ठीक है, जोधपुर में भी कम से कम 5-6 ऑफिसेज हैं और कोई भी किराए की बिल्डिंग में नहीं है. ठीक है, सब खुद की बिल्डिंग में है. अच्छा, इंडिया में ये मत समझना LIC जोधपुर में ही है. ठीक है, तो इट इज़ देयर इन ऑल स्टेट्स, ऑल सिटीज़, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट हैज़ इट्स ओन बिल्डिंग. ओके. एंड दैट इज़ बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस. आप कहें प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? प्रीमियम लिया, क्लेम देना ही देना है. बट अंडरस्टैंड, द प्रीमियम विच दे चार्ज and the amount of income they earn on that premium is lot more than what the claim they have to pay. एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ. सपोज आपने अपने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया. अच्छा, सबसे पहले तो वो इंश्योरेंस उन्हीं का करते हैं जिनका लगता है कि अभी थोड़े टाइम तक प्रीमियम देगा. ठीक है, लगता है कि 1-2 प्रीमियम देते ही तो ये
जाने की तैयारी में है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस ही नहीं करते, कब तो आपका भगवान ने इंश्योरेंस कर दिया है, ठीक है, वी कैन नॉट डू इट। तो सपोज यू एट द एज ऑफ से 21 ईयर्स यू वांट टू गेट अ पॉलिसी एंड यू से कि ओके आई वांट टू टेक अ पॉलिसी, तो इंश्योरेंस कंपनी विल से ओके आपको क्या लगता है कब तक चले जाओगे, ठीक है, और पीछे घर वालों को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो सपोज आपने कहा घर वालों को 10 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए, इतना तो अपने ऊपर खर्चा ही कर दिया उन्होंने, ताकि एहसान नहीं रह जाए कि आपने कर्जा किया देखो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सो यू टेक अ पॉलिसी ऑफ 10 lakhs, तो इंश्योरेंस कंपनी सेज ओके फाइन, अगले 10-20 साल में, मान लीजिए आपने 20 साल का टेन्योर ले लिया, 20 साल में अगर कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपके घर वालों को 10 लाख मिल जाएंगे। और बाई चांस कुछ नहीं हुआ तो दो तरह की पॉलिसीज़ होती है, तो आपने जो प्रीमियम दिया वो भूल जाओ, और नहीं तो 20 साल जब पूरे होंगे आप अगर नहीं भी गए तो हम आपको ही क्लेम दे देंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर। तो अब समझिए इंश्योरेंस कंपनी सेज ओके 20 ईयर्स यू नीड 10 लाख रुपीज़, तो एटलीस्ट डिवाइडेड बाई 20 करके आप कहेंगे महीने का, एक साल का कितना है जी, 50,000 रुपया दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी आस्क यू आप हर साल हमको 50,000 रुपया प्रीमियम देते जाइए, ठीक है, 20 साल में कितना पैसा दोगे इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी अच्छा 10 लाख की है ना, 25,000 सही है या 50 सही था, 50 सही है। ये 50 तो मैंने बहुत हायर साइड में बताया है, आपको लगेगा ठीक है ना 50,000 करके 20 साल तक देना है, कितना पैसा दूंगा मैं, 10 लाख, वापस कितने मिल जाएंगे 10 लाख, और बाई चांस 5 साल बाद ही कुछ हो गया तो मैंने तो पैसे सिर्फ कितने दिए 5 साल में 2.5 लाख रुपए, घर वालों को सीधे कितने मिल जाएंगे 10 लाख रुपए, आप कहेंगे ठीक है ओके डन। नाउ हाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स, आपने फर्स्ट ईयर में जो 50,000 रुपये दिए प्रैक्टिकली वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस कब देने हैं, 20वें साल में, पैसों पे ब्याज मिलता है, इनकम अर्न होती है, तो 20 साल में 50,000 के कितने हो जाएंगे, जनरल कहते हैं ना आज की तारीख में 8-9 साल 7-8 साल में पैसे डबल हो ही जाते हैं, तो अगर 7 साल में डबल होते हों 7 साल बाद 50,000 के कितने हो जाएंगे 1 लाख, अगले 7 साल में 2 लाख, 1.5 लाख नहीं भाई, फिर वो 1 लाख का 2 लाख होगा, और फिर एक और 7 साल 21 में थोड़ा सा कम रह गया, तो 21 होता है, तो आप कहेंगे वो कितना हो जाएगा भाई 4 लाख रुपया पहुंच गया, वो पहला 50,000 आपका 4 लाख हो गया। सेकेंड ईयर में जो और 50,000 दिए वो 20वें साल में 4 लाख से थोड़े कम रहेंगे, थर्ड ईयर में जो और 50,000 दिए वो थोड़े और कम रहेंगे, मतलब ये समझिए आपने पहले जो 4 साल में पैसा दे दिया उसी का क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वही 20 लाख हो जाएगा, उसके बाद के जो आप पैसे दे रहे हो उसका प्रिंसिपल और उसका ब्याज तो सब इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट ही है, तो आप ये भी प्लान कर सकते हो। हाँ, बट टू स्टार्ट अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, यू नीड टू डिपॉजिट 500 करोड़, ठीक है, विद IRDA, भाई आप पॉलिसी करना शुरू करो, उन प्रीमियम आते ही गायब हो जाओ, सॉरी क्लेम आते ही गायब हो जाओ, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज का भी तो थोड़ा क्रेडेंशियल रहना चाहिए, तो दैट इज़ हाउ लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस, ओके। हाँ, इनिशियल ईयर्स इट विल नॉट बी हैविंग प्रॉफिट्स बट लेटर ऑन, ठीक है, कोई कंपनी 10-12 साल तक रह गई है उसके बाद तो अब प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं, ओके। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑन एन एवरेज हर साल, अपने इंडिया में LIC की बात करूं, ठीक है, गवर्नमेंट को 10-12 हज़ार करोड़ का तो डिविडेंड देती है, और LIC एक्ट में LIC जितना भी प्रॉफिट कमाती है इट रिक्वायर्स 95% प्रॉफिट तो वापस पॉलिसी होल्डर्स में ही बांटना होता है, सिर्फ 5% प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को बांट सकती है, एंड दैट 5% गोज टू गवर्नमेंट विच इज़ से 10,000 करोड़, ओके। चलो अपने कोर्स में LIC नहीं है। नाउ द सेकेंड इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी में आपने प्रीमियम दिया, अगर कुछ भी आपके नुकसान हुआ तो आपको क्लेम मिल जाएगा, नहीं तो जो प्रीमियम दिया भूल जाइए। Any examples you have in mind of general insurances, non-life insurances? Fire insurance.
क्या होता है फायर इंश्योरेंस में? गोडाउन में आग लग गई तो बिल्डिंग जल गई, गोडाउन जल गया, गुड्स भी जल गए, अच्छा। और मान लो खाली गोडाउन में आग लग गई और सिर्फ गोडाउन जल गया हो तो? है जी। हाँ। तो देखिए, चलिए और एग्जांपल्स बताओ पहले। फायर इंश्योरेंस एक हुआ, किसका? मरीन, यस, मरीन कार्गो, हल, शिप का भी इंश्योरेंस होता है। हाँ, और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जिसको हम बोलते हैं। और गाड़ियाँ चला रहे हो, देख लेना आज गाड़ियों के कागज़ चेक करना, वह इंश्योरेंस कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ है, व्हीकल इंश्योरेंस। ओके, तो देखिए, यू हैव फायर इंश्योरेंस। फायर में अब आप कहेंगे हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है, ठीक है, वो स्टॉक का आपने इंश्योरेंस करा लिया, अगर ये स्टॉक आग से जल गया तो हमको क्लेम चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्या करेगी? प्रीमियम चार्ज कर लेगी, और अगर फायर से वो स्टॉक जला, आपको नुकसान हुआ, तो क्लेम विल बी गिवन। ठीक है। बिल्डिंग का भी हो सकता है कि बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग डैमेज हो गई, है तो फायर ही, पर समझिए यू कैन गेट एनी ऑफ द थिंग इंश्योर्ड जिसमें आपको लगता है कि वो आग से क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय। एंड इट्स नॉट ओनली फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, जरूरी थोड़ी है हमेशा आग से स्टॉक खराब होना चाहिए। फ्लड आ गया, उसमें भी स्टॉक खराब हो गया, तो भी आपको क्या मिल सकता है? क्लेम। हाँ, सब्जेक्ट टू आपने पॉलिसी ले रखी हो। चोरी का, बर्गलरी कि स्टॉक चोरी हो गया, तो भी तो हो सकता है। नुकसान तो कई कारण से हो सकता है। तो जिस तरह का भी आपको पॉलिसी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अवेलेबल। हाँ, आप कंपोजिट पॉलिसी भी ले सकते हो कि इसमें फायर ये वो सब ऐड कर दे भाई, ठीक है। किसी भी कारण से अपने तो स्टॉक गायब हो जाए, चोरी हो जाए, चाहे आग से जल जाए, चाहे पानी में बह जाए, ठीक है, हमको क्लेम मिलना चाहिए। ठीक है। द अनदर मेजर कैटेगरी इज हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, व्हीकल इंश्योरेंस। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा भाई? अगर आप बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? रियम्बर्स कर देगी। व्हीकल, गाड़ियों वालों में क्या होता है भाई? है जी। हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ठीक कराने का जो भी खर्चा लगेगा, किसका? गाड़ी का कि खुद का या सामने वाले का? यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी भी ठुक गई, अपन भी ठुक गए, सामने वाला भी, ठीक है, तो अब किसका क्लेम मिलेगा? तो देखिए, दो तरह के क्लेम्स होते हैं इसमें भी। एक तो जो व्हीकल का डैमेज हुआ वो, एक सामने वाले का जो डैमेज हुआ, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड। दैट इज़ जनरली कॉल्ड है, आपने नाम सुना होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एंड दैट इज़ कंपल्सरी। ओके, बिकॉज मेनी ए टाइम्स इट हैपन, सामने वाला लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम में पहुंच गया। ओके, और पता चला उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो दे कैन पुट अ क्लेम ऑन यू। ओके, एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। मरीन इंश्योरेंसेस, आप शिप के थ्रू मान लीजिए गुड्स भेज रहे हैं, वो शिप डूब गई तो आपका गुड्स भी जाएगा, उसका इंश्योरेंस होता है। शिप का खुद का भी क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। ओके, ट्रांजिट इंश्योरेंस, विद इन द कंट्री, आप मान लीजिए ट्रक से जोधपुर से जयपुर गुड्स भेजते हो, अब रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपका गुड्स क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। यू कैन गेट इट इंश्योर्ड। एम्प्लॉय फिडिलिटी इंश्योरेंस होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, इतने सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, कल को कोई स्टाफ धोखाधड़ी करके भग जाए, तो इवन उसमें भी जो नुकसान हुआ उसका भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। हाँ, क्लेम तभी मिलेगा जब आपने पॉलिसी ले रखी हो। अब कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कैसे कैलकुलेट करेगी, कैसे देगी? जैसे मान लीजिए आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रखा है एंड देयर इज एन एक्सीडेंट। ओके, तो उसका क्लेम का कैलकुलेशन कैसे होएगा? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि हाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया?
है जी। तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करोगे कि भाई ये हो गया है, और फिर आप एक एस्टीमेट बनाओगे। हाँ, अपन कैसे बनाएंगे भाई एस्टीमेट कि इतना पैसा लगेगा ठीक करने का? वो सर्विस सेंटर मैकेनिक जो भी है, ठीक है, ही विल कैलकुलेट एंड गिव कि ये खर्चा लगने वाला है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी उसको कह देगी ओके डन, है जी। हाँ, देखो पैसे देने का जब टाइम आता है ना तो हर कोई चेकिंग करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी रुको, हम हमारे आदमी को भेजते हैं। नाउ इंश्योरेंस कंपनी विल सेंड अ पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम, क्या आप जो पैसा मांग रहे हो वो वाकई में इतनी ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसकी तरफ से जो आदमी आता है उसको कहा जाता है सर्वेयर, होता है ना सर्वे करने वाला। तो आकर के चेक करेगा, अच्छा अच्छा ये पार्ट टूट गया, ये ख़राब हो गया, वो हो गया। सो दे सर्वे द होल थिंग एंड दे कंक्लूड कि नहीं, ये मैकेनिक ने ये जो पार्ट बोला है ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा स्क्रैच है तो लगा है, और स्क्रैच भी पुराना लग रहा है, ठीक है, और ये पार्ट चेंज करने का ज़रूरत है, इसको तो थोड़ा सा ठोको सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वे दे विल आइडेंटिफाई एंड कंक्लूड अ फाइनल अमाउंट कि कितना दिया जा सकता है। ओके, तो ये काम किसका हो गया? सर्वेयर का। अब सर्वेयर कौन बन सकता है अगर गाड़ियों का ये क्लेम का कैलकुलेशन करना है? हाँ, कैन वी डू दिस वर्क? आप कहेंगे नो, बिकॉज दैट पर्सन शुड हैव अ टेक्निकल नॉलेज। भाई उसको गाड़ियों की नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो साइंस फील्ड वाला होना चाहिए, तभी तो इवैल्यूएट कर सकता है कौन सा पार्ट चेंज करवाना पड़ेगा, कौन सा पार्ट रिपेयर करवाना पड़ेगा, किस पार्ट के पैसे देने ही नहीं हैं। सो दैट पर्सन नीड्स टू हैव अ टेक्निकल नॉलेज, दैट ओनली कैन डू दिस वर्क। बट देर आर सर्टेन पॉलिसीज, सर्टेन क्लेम्स जहाँ पे साइंस वाले कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉमर्स वालों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड देयर आर टू पॉलिसीज़, वन इज़ फायर पॉलिसीज़, एक और कोर्स में हमारे हैं प्रॉफिट पॉलिसीज़, ठीक है। सो इंश्योरेंस क्लेम में हमारे कोर्स में दो हैं, वन इज़ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, अनदर इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, अपन दो अलग अलग, इसमें दो पार्ट हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, तो विल बी डूइंग इट इन टू सेपरेट चैप्टर्स। आप समझिए, आग लगी, स्टॉक जल गया, सब कुछ राख हो गया, ख़त्म हुआ। अब वो साइंस वाला आके कुछ नहीं कर सकता कि स्टॉक कितने का जला। तो अगर स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, कितने का स्टॉक जला, कितने का क्लेम लेना है, तो ऑफ कोर्स दे विल नीड अ पर्सन विद कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, वो ही कैलकुलेट करके दे सकता है कि आग लगने के दिन स्टॉक कितना था, क्लेम कितना मिलना चाहिए। आप कहीं हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, आपके दिमाग में कोई वो नहीं आ जाएगा, काम करो राख जो बची है उसको फॉरेंसिक में भेज दो, ठीक है। हाँ, पेट्रोल पंप में लग जाए तो, हाँ, उसमें तो कोई राख भी नहीं बचती है। हाँ, आप कहेंगे नहीं नहीं, एनवायरनमेंट टेस्टिंग कर लेते हैं कि अभी उसमें कितना पीएमआई बढ़ गया है, वो हो गया है, पोल्यूशन कितना एक्स्ट्रा हो गया है। सो अंडरस्टैंड, हाँ, पता चला फॉरेंसिक वालों ने कहा हाँ साहब ये सब राख का इवेल्यूएट करने का 5 लाख लगेगा, और स्टॉक था 25,000 का ही, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो होता है ना। तो अब उस केस में ऑब्वियसली दैट टेक्निक इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यू नीड a person from commerce background who can do this calculation. Loss of profits, नाम ही इससे तो लग रहा है कि प्रॉफिट की बात आता ही, आपने कहा प्रॉफिट लॉस आते ही तो एक ही नाम आता है सीए। देखिए, अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ओके, तो एनीवेज ये दो पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी क्लेम के कैलकुलेशन में साइंस वाले कुछ नहीं कर सकते, बट यू नीड अ पर्सन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड दैट इज़ वाई वी हैव इन आवर सिलेबस।
हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, सीए का एक और रोल, दे कैन एक्ट एज सर्वेयर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, बिल्डिंग में आग लग गई, वहाँ पे आप कहेंगे हमारा रोल नहीं है, कि बिल्डिंग में आग लगी, कौन सी दीवार वापस बनानी पड़ेगी, कहाँ पे कितना डैमेज हुआ, कौन सा प्लास्टर वापस करना पड़ेगा, अगेन यू नीड अ आर्किटेक्ट, यू नीड अ इंजीनियर। ओके, वहाँ पर आप कहेंगे हमारा रोल नहीं है। पर कुछ ये वाली जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे आप कहेंगे इसके अलावा, हमारे अलावा किसी और का कोई रोल नहीं है। ओनली वी कैन हेल्प द इंश्योरेंस कंपनी टू आइडेंटिफाई कि ये नुकसान कितना हुआ। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ बिजनेसमैन के हिसाब से ही चलें, मतलब जिसने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, उसके हिसाब से ही चलें, तब तो क्लेम ही क्या होगा, ज़्यादा आएंगे। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया हमारे यहाँ कोई सर्वेयर नहीं है, आप तो बता दो कितना क्लेम देना है, हम चेक भेज देंगे। हाँ, आपको इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। ओके पता चला एकदम से 100% इंश्योरेंस होने लग गए हैं। जो आज तक कभी इंश्योरेंस कराते ही नहीं थे, अपने भी करा, खाली गोडाउन रेडी हो गया, इंश्योरेंस करा देगा, अंदर माल पड़ा है 2 करोड़ का, भले ख़रीदा नहीं तो क्या हो गया, बस एक माचिस की तूली लगानी है, ठीक है, और क्लेम लेना है। सो अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ केयरफुल कैलकुलेशन कि कितना क्लेम दिया जा सकता है, एंड वहाँ पर सीए का रोल आ जाता है। अच्छा, क्लेम्स के आप कहेंगे अच्छा इतने से काम के लिए भी सीए जाता है क्या? देखिए, हमेशा स्टॉक 25,000 का ही थोड़ी होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी से पता चला स्टॉक ही करोड़ में है, तो देयर अगर मान लीजिए 20 करोड़ का क्लेम आया और उसमें आपने 19 करोड़ भी करवा दिया, ठीक है। हाँ, देखिए, दिमाग में अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपना लाइफ का चेंज कर देना। अभी तक हमेशा अपने आप को रिसिपिएंट समझते थे अपन, कि हाँ क्लेम का पैसा अपने को मिलना है। अब अपने आप को आप दाता समझो, मतलब अब अपने को बांटना है, तो बांटते वक्त थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ता है ना, यूँ नहीं कोई कुछ भी ले जाए। ओके सो बताए ना, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको लगता होगा अरे कंपनी कितना प्रीमियम ले रही है, 10 रुपये का शेयर कोई 15 में दिया जाता है क्या? और रियल लाइफ में तो 10 का शेयर हमेशा 1000 में ही मिलता है। ओके, तो उस वक्त ये नहीं सोचना बहुत प्रीमियम ले रही है, अरे अपने आप को कंपनी वाला समझो, ठीक है, कि हम इतना प्रीमियम ले रहे हैं, वी हैव दैट एबिलिटी। सो कि देखिए, आप बाई चांस ये बन गए, बाई चांस है मतलब एंड सपोज यू स्टार्ट प्रैक्टिस, अब क्लाइंट आता है, हाँ ये काम है, अब आप एकदम से दया दिखाओगे, नहीं नहीं अब इसकी क्या फीस लेनी, क्या करनी, तो फिर होगा कैसे काम, ठीक है। इजी से इजी काम को भी हम टफ से टफ ना करके प्रेजेंट करके फिर क्या करता है, इतना पैसा तो लगेगा ही। ओके, हाँ, जो काम 1 एंट्री में हो सकता है अपन कहेंगे नहीं नहीं 5 एंट्रियाँ लगेगी, ठीक है, उसको भी लगे ना नहीं कुछ काम किया है, सो दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू आस्क। सो आप समझिए, यहाँ पर हमारा ओरिएंटेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है कि हाँ क्लेम कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, वो हिसाब से ही काम होगा, कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। बट स्टिल नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक अगर आपका लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ फायर और एनीथिंग विच इज़ कवर्ड बाई इंश्योरेंस, तो आपने इंश्योरेंस में मान लीजिए फायर भी ले रखा था, आपने फ्लड भी ले रखा था, आपने अर्थक्वेक भी ले रखा था, जो भी कारण था उसके कारण अब आपने कहा हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, बिजनेसमैन का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। आप अपन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पहुंच गए, क्योंकि हम आपके स्टॉक का कैलकुलेशन करके देंगे, तो व्हाट विल बी द प्रोसेस इन्वॉल्व, अब उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। नाउ बिफोर आई डिस्कस अबाउट दिस लॉस ऑफ स्टॉक, हाँ, स्टॉक का वैल्यूएशन ओके कब किया जाता है नॉर्मल कोर्स में? फॉरगेट दिस चैप्टर। अपने को स्टॉक की वैल्यू की ज़रूरत कब पड़ती है, कब याद आती है जी? ईयर एंड में, ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक के वक्त। हाँ, और कुछ ईयर एंड में याद आता है या और भी कभी याद आता है? मंथ कंप्लीट होने पे याद आता है। और पीरियोडिकली चेक करना होता है गोडाउन में क्या गुड्स है। देखो जी, हाँ, इट डिपेंड्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
अगर मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, रोज़ बिजनेसमैन की बात करूँ तो रोज़ ही ध्यान रखना पड़ता है भाई अब क्या माल बचा है, क्या नया ख़रीद के लाना है, कौन सा नहीं बिक रहा है, किसको सल्टाना है। ओके, भाई होता है ना कि ये माल तो बिक ही नहीं रहा है, अब कोई ग्राहक आता है लेने के लिए, एक्स आप कहेंगे अरे ये रहने दे, ये भाई ले जा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि शक्ल से लग रहा है कि मान जाएगा, ठीक है, अपना काम भी हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड, बिजनेसमैन को स्टॉक का 24 ही घंटे क्या करना पड़ता है, दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इफ़ दैट इज़ नॉट डन, ठीक है, यू कैन नॉट रन द बिजनेस स्मूथली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे गोडाउन में सब माल ख़त्म हो गया, फिर ध्यान पड़ा, फिर ऑर्डर दिया, 5 दिन बाद माल आया, जब तक अपन आराम कर रहे हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गोडाउन में कुछ है नहीं। तो बिजनेसमैन को तो स्टॉक रोज़ ही ध्यान रखना पड़ता है। बट अब अगर एज अ अकाउंटेंट में बात करूं, ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में बात करूं, तो मुझे स्टॉक की रिपोर्ट कब चाहिएगी? जब भी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे लास्ट में ईयरली तो है ही। तो ईयर एंड में हमको क्लोजिंग स्टॉक की याद तो आती हमको, मतलब एज अ अकाउंटेंट मैं कह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक उस वक्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनने वाला नहीं है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? हाउ यू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, कि हमारे पास में कितना स्टॉक है। हाँ अच्छा, रूल तो होता ही है कॉस्ट और विच एवर इज लेस में क्या था, कॉस्ट और, हाँ, इट्स नॉट मार्केट वैल्यू, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस। वो अपन जब AS2 पे आएंगे उस वक्त डिस्कशन होएगा। तो इट इज कॉस्ट NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, पर उसके लिए पहले कॉस्ट तो चाहिएगी। तो अब ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? हाउ यू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक? निकाला होगा कभी पहले भी, बहुत सारे मेथड्स हैं, है जी। हाँ क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो हो गया, माइनस सेल्स, COGS, कॉस्ट आएगी, सेल नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ। ओके, चलिए एक काम करता हूँ मैं, वी हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या आता है भाई? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ट्रेडर है, फिर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलो भाई, इनमें बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? ओके, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, फाइन। हाँ, अब वापस इस पे आता हूँ। ये परचेज रिटर्न तो चलो अपन नेट परचेज की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हटा देता हूँ। तो आपने कहा क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकाल लो भाई, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से निकल जाएगा। अच्छा, ये COGS कैसे निकलेगा भाई? हाँ जी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फाइन। तब ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा भाई, ओपनिंग है, ये है, ये है, ये है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, GP कैसे आएगा? GP रेट दी हुई होती है, अभी तो आपन ने कहा ये बैलेंसिंग फिगर होता है। अच्छा, GP की रेट पहले से पता होती है बिजनेसमैन को, तो फिर ट्रेडिंग क्यों बना रहा है वो, हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। हाँ बोलिए भाई, अपन ट्रेडिंग बनाते हैं GP निकालने के लिए। अब मैं पूछ रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सेल में से GP कम कर दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और GP तो कब निकलेगा?
जब ट्रेडिंग बनेगा, जब ट्रेडिंग बनेगा, और ट्रेडिंग कब बनेगा? जब क्लोजिंग स्टॉक होगा। हाँ भाई, अब तो देखिए, कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑफ कोर्स अ टेक्निक मे बी लाइक दिस, बट रियल लाइफ में दिस इज़ नॉट द वे यू गेट योर क्लोजिंग स्टॉक। रियल लाइफ में बिजनेसमैन क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करता होगा, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। हाँ, इट विल नेवर बी द केस कि हाँ ये वाला रूल से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे आता हो तब तो इसका मतलब क्या हो गया, जीपी पहले से पता था। और जीपी अगर पहले से पता था तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत कहाँ, फिर तो ट्रेडिंग काउंट की ज़रूरत कहाँ। अपन ने कल भी एक बार डिस्कशन करी थी ना कि नेट प्रॉफिट एक ब्रॉड आइडिया तो होता ही है बिजनेसमैन को, कितना कमाऊंगा। पिनल बनाने से सिर्फ एग्जैक्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो अब यहाँ पे अपन ब्रॉड आइडिया की बात थोड़ी कर रहे हैं, अपने को तो एग्जैक्ट का मतलब है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट जीपी चाहिए, इसका मतलब पहले ये चार चीज़ें मेरे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो आप सोच के बताओ, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेसमैन रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट करता है? फीफो लीफो है, यस, अंडरस्टैंड। ये फीफो लीफो तो सब बाद में काम आता है, ये सिर्फ प्राइसिंग के लिए है, रेट निकालने के लिए है। सबसे पहले तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो ऑफिस में बैठे बैठे नहीं होगा, गोडाउन में जाना पड़ेगा, ठीक है। पेन पेपर ले जाना पड़ेगा, एक एक रैक को खंगालना पड़ेगा, क्या भाई क्या माल पड़ा है, लिखो बैठ के, पूरी लिस्ट बनेगी। वी कॉल इट एज फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, तो आप फिजिकली क्या करोगे, पूरे गोडाउन का चक्कर काटोगे, क्या क्या गुड्स पड़े हैं पूरी की पूरी लिस्ट बनाओगे। वंस दैट लिस्ट इज़ रेडी, हाँ ये अभी क्वांटिटी में आई, फिर अब आप कहेंगे इसका क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। वो फिर आप फीफो लीफो जो भी मेथड लगाओगे वो काम आएगा। एंड दैट इज़ हाउ यू गेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आप गोडाउन में गए, आपके पास पता चला 50 तरह के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो हर प्रोडक्ट का आपने क्वांटिटी मेजरमेंट कर लिया, फिर वो प्रोडक्ट कितने कितने में ख़रीदा हुआ था उसके हिसाब से उसकी रेट अप्लाई करी, एंड यू गेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। क्वेश्चंस अलग चीज़ होती है, रियल लाइफ अलग तरह से चलती है। क्वेश्चंस में आप कहेंगे हाँ हम तो इस तरह से काम चला लेते हैं, मैनी अ टाइम्स दैट इज़ पॉसिबल, बट रियल लाइफ में तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका होता है, एंड दैट इज़ फिजिकल वेरिफिकेशन। चलिए, अब अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का है, मान लो, या 21 कर देता हूँ, तो ये 31 मार्च 2021 का अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब शुरू कहाँ से हुआ, 1 अप्रैल 2020 से मार्च 21। नाउ टेल मी, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये कौन सा वाला होता है? यू विल से एज ऑन 1 अप्रैल 20। हाँ, परचेज कौन सी होती है भाई? पूरे साल भर की। कौन से कहाँ तक? आप कहेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की। सेल्स 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाला, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का। जब गोडाउन में गए उस वक्त का। हाँ, ये भी तो पॉइंट है ना, गोडाउन में जाना कब है लिस्ट बनाने के लिए? 2 दिन पहले चले जाएं, 2 दिन बाद में जाएं। हाँ बोलो भाई, ये 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कितने बजे का होएगा? हैं? नहीं, पर एट व्हाट टाइम? मॉर्निंग वाला, आफ्टरनून वाला, इवनिंग वाला? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। गोडाउन का जब चक्कर काट लेंगे बस उस वक्त का शायद ये। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वेरीफाई करने के लिए गोडाउन में घुसूँ कब?
मैं वही पूछ रहा हूँ कितने बजे का होगा, हैं जी? बट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलते हो ना, जैसे सुनो, आप कहोगे आज मेरा एग्ज़ाम है, अब आज का मतलब ये थोड़ी कभी भी जाओ एग्ज़ाम दे के आ जाओ। देयर इज़ ए स्पेसिफिक टाइम, इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही देना पड़ेगा। पर कॉमन पैरलेंस में अपन क्या बोल देते हैं, आज एग्ज़ाम है। तो वैसे ही अपन कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक कब का है, 31 मार्च का। अब मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ 31 मार्च का कब का है? है जी? 31 मार्च का लास्ट बिल कटने के बाद, 31 मार्च का सेल का लास्ट बिल कटने के बाद वाला। आपने कहा शाम को 8 बजे लास्ट बिल काटा अपन ने, तो 8 बजे के बाद जो स्टॉक बचा वो चाहिए। आपने कहा रात को 12 बजे तक दुकान चालू थी, तो रात को 12 बजे के लास्ट बिल काटने के बाद वाला स्टॉक आपको चाहिए। ओके, सो देखिए, इसको मैथमेटिकली समझिए। अपन ने आज तक ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा वैल्यू में बनाया। मैं आपको एक नया तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बताता हूँ, इन क्वांटिटी। पॉसिबल है ना क्वांटिटी में भी? तो दो अपने काम का नहीं है, बट इट कैन बी मेड। सपोज मैं कोई एक ही प्रोडक्ट में डील करता हूँ, ओके। अब साल के शुरू में आई हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ से 500 kgs ऑफ दैट प्रोडक्ट एट सर्टेन वैल्यू, ओके। 500 किलो था मेरे पास। इस बार साल भर में मैंने 10,000 किलो और खरीदा। कोई भी आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो, अपन अकाउंट्स में ठीक है सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, पर रियल लाइफ में तो वैल्यू के साथ में क्वांटिटी भी तो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वांटिटी से ही क्या होती है, वैल्यू डिराइव होती है। तो हमने 500 यूनिट, पहले से 500 किलो थे, 10,000 kgs और खरीदे। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी kgs, इट कैन बी यूनिट्स, इट कैन बी लीटर्स, मीटर्स, डिपेंडिंग ऑन। कपड़े का बिजनेस है तो शायद मीटर में होएगा, दूध वाला है तो लीटर में होएगा, कोई और प्रोडक्ट है तो केजीज में भी होगा, कोई और प्रोडक्ट है तो यूनिट्स में ही होगा। ये पेन होगा तो ना तो केजी में होगा, लीटर में, किस में होगा, यूनिट्स में। कि 500 पेन पड़े थे, 10,000 पेन मैंने और खरीदे, समथिंग लाइक दैट। अब मैंने इस साल 9,400 केजी सेल कर दिया, ओके। तो आप सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलोगे? 500 किलो था, 10,000 खरीदा, 9,400 बेच दिया, तो आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना होएगा? 1100 kgs, ओके। अब अगर ये 9,400 kg की जो मैं सेल है, हाँ, आपने कहा लास्ट में मैंने जो बेचा, लास्ट बिल काटा, वहाँ तक 9,400 हुए हैं, तो उसी के बाद का ये स्टॉक का कैलकुलेशन होगा। ये तो नहीं है कि 31 तारीख तक ने, एक काम करो 30 तारीख तक मैंने 9,000 किलो बेच दिए थे, हाँ, 31 को 400 किलो और बेचे, तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो 400 किलो सेल होने के बाद वाला ही निकलेगा। तो जब अपन बात करते हैं ना एज ऑन 31 मार्च, इट मीन्स लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट का मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे का ही चाहिए। आपने कहा हम तो दुकान दोपहर में 4 बजे ही बंद कर देते हैं, तो ऑफकोर्स 4 बजे आपका लास्ट सेल हुआ, उसके बाद वाला जो स्टॉक बचा, दैट इज व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, ओके। रीज़न, अगले दिन तो फिर नई परचेज होगी, फिर नई सेल होगी, तो वो सब नहीं। ये सबसे पहले मतलब लास्ट सेल के बाद में हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब इसका मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, तो इसमें जो भी मेरा परचेज है, सेल्स है, या बीच में एक और चीज़ लेके आए थे क्या, हाँ, ये भी क्या होगा, पूरे साल भर का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ये तो सब पूरे साल भर का आता है। पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आता है? एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वाला। हाँ, ये एज ऑन 1 अप्रैल इज एज गुड एज 31 मार्च 20, मतलब लास्ट ईयर, लास्ट सेल होने के बाद का जो गुड्स था वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, वही मेरे इस बार के ओपनिंग में आएगा। उसी के आगे से परचेज शुरू होगी, फिर सेल शुरू होगी, फिर वापस क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ओके। अब ये तो हुआ जब हम ट्रेडिंग अकाउंट 1 साल का बना रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं 1 क्वार्टर का बना रहा हूँ, 3 महीने का, ये ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से मान लीजिए 30 जून 2020 तक का हो, तो क्या होएगा भाई? हाँ, ओपनिंग स्टॉक यही होएगा। परचेज कहाँ से कहाँ तक की आएगी? 1 अप्रैल से 30 जून, सेल भी 30 जून, क्लोजिंग स्टॉक भी 30 जून 2020
20 को कितना था. दैट इज़ हाउ इट विल गो ऑन. दैट मीन्स अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर नहीं होकर के फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून है, तो कुल मिला के मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जिस पीरियड के एंड तक का है, आप कहेंगे उस ट्रेडिंग अकाउंट में सेल परचेज एक्सपेंसेस भी उस पीरियड की होगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी जिस दिन ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरा एंड हो रहा है, जहाँ तक का है वहीं तक का मेरा क्या होगा, वहाँ तक का उस दिन का मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा. ओके, एंड वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एज बैलेंसिंग फिगर. देखिए रियल लाइफ में अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, उनके लिए मैंडेटरी है क्वार्टरली रिपोर्टिंग. स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है कि उनको क्वार्टरली P&L बैलेंस शीट क्या करनी होती है, पब्लिश करनी होती है. इसका मतलब उनको क्वार्टरली ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है. इसका मतलब क्वार्टरली उनको स्टॉक का माथापच्ची करना ही करना है. हाँ, और उसके अलावा भी कोई करना चाहे मना थोड़ी है. आपने, हमारे तो पार्टनरशिप फर्म है, पर हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने पढ़ा है कि क्वार्टरली भी होती है तो हम भी करेंगे, मना थोड़ी है. ओके, रिक्वायरमेंट नहीं हो तो भी कोई करना चाहे, मना नहीं है. अच्छा, इंटरनल यूज़ के लिए तो भले हर महीने स्टॉक निकालो, हर हफ्ते निकालो, मना कौन करता है. और आज के ज़माने में वैसे भी विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स द थिंग्स आर मोस्टली वेरी इजी. कंप्यूटर लिस्ट दे देता है ये स्टॉक पड़ा होगा. हाँ, पर उसको जाकर के फिजिकली क्या करना होता है, मैच करना होता है. ठीक है, पहले तो क्या था, प्लेन पेपर पे लिस्ट बनानी पड़ती थी. अब वो लिस्ट तो पहले ही निकल जाती है. आप तो बैठ के सिर्फ क्या करो, क्वांटिटी वेरीफाई कर लो. ठीक है, वैल्यू भी कंप्यूटर ही सब निकाल के दे देगा. अब अपन इस चैप्टर पे आते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक. तो अब सपोज देयर इज अ फायर एंड स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड. तो अब वो स्टॉक फायर के दिन कितना था वो अपने को कैलकुलेट करना है क्लेम के लिए. कि अगर देखिए आग आपके 25 अप्रैल को लगी तो स्टॉक 31 मार्च को कितना था वो काम नहीं आएगा. कौन सा वाला काम आएगा, 25 अप्रैल को जिस वक्त आग लगी, द मोमेंट द फायर टुक प्लेस. आपने कहा दोपहर को 2 बजे लगी, तो दोपहर को 2 बजे आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था वो चाहिए, तो जाकर के उसके हिसाब से क्या होगा, क्लेम मिलेगा. तो आप कहेंगे हम वो स्टॉक का कैलकुलेशन करें कैसे, कि सब तो जल गया, अब उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है. तो अब आप कहेंगे कि अकाउंटेंट कॉमर्स वालों का, सीए का क्या रोल है. तो अब सुनो भाई, जैसा अभी मैंने कहा, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च तक का बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला आता है, 31 मार्च वाला. ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप 30 जून का बना रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला आएगा, 30 जून वाला. अब सपोज फायर हुई 25 जून 2020 को. ओके, आपने कहा 25 जून को हमारे गोडाउन में फायर हो गई, तो ठीक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला चाहिए, 25 जून को जिस वक्त फायर हुई उतना उस वक्त कितना था. तो अगर मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं 1 अप्रैल से 25 जून 2020 तक का, कहाँ से शुरू किया, बिगनिंग ऑफ द ईयर, कहाँ तक, टिल डेट ऑफ फायर. अगर टिल डेट ऑफ फायर है तो ओपनिंग स्टॉक तो यही होएगा. परचेज कौन सी वाली लूँगा भाई, 1 अप्रैल से 25 जून वाली. सेल भी कौन सी लूँगा मैं, 1 अप्रैल से 25 जून वाली. क्लोजिंग स्टॉक भी कौन सा होएगा, 25 जून वाला. आप कहें ये तो ठीक है, पर ये है कहाँ. ठीक है, आग लग चुकी है तो कोई बात नहीं. ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये है आपके पास, ये है, ये है. अच्छा, एक चीज़ तो अपने को आती है, कोई भी लेजर अकाउंट में 5 में से 4 चीज़ें पता हो तो 5वीं तो आप कहेंगे हम ही निकाल देंगे. कैसे, बैलेंसिंग फिगर. हाँ, अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी क्या हुआ करता था, बैलेंसिंग फिगर. बट सपोज अगर मैं कोई वे एंड मीन से इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट दिस जीपी इंडिपेंडेंटली, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक विल बी बैलेंसिंग फिगर. तो आप लोगों ने जो कहा था ना बैलेंसिंग फिगर, टेक्निक वही काम आएगी यहाँ पर. हाँ, पर उसके लिए मेरे पास जीपी होना चाहिए. आप कहेंगे रियल लाइफ में अब बताओ जीपी कहाँ से आएगा, तो आएगा. ठीक है, वी हैव द वेज एंड टेक्निक्स टू फाइंड आउट कि ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना कमा रहा था, और उसके हिसाब से ये
ग्रॉस प्रॉफिट हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, एंड वंस दैट जीपी इज देयर वी गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। हाँ, जीपी के लिए वही आप कहेंगे जीपी रेट चाहिए हमको, वो जीपी रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी या हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट सेल्स पे जब वो जीपी रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और ये बैलेंसिंग फिगर जो स्टॉक आएगा ये कौन सी तारीख का आएगा? डेट ऑफ फायर वाला। रीज़न, आपके मैंने अभी कहा दोपहर को 2 बजे आग लगी, तो आपने सेल में कहाँ तक का ले लिया है? 2 बजे तक की सेल ले ली। परचेज भी कब तक की ले ली? 2 बजे तक की। तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास में स्टॉक बचेगा वो कौन सा आएगा? 2 बजे का लास्ट सेल करने के बाद वाला। वो मैथमेटिकली अपने आप हो जाता है। रीज़न, जब आपने इतने यूनिट्स यहाँ पे सेल में लिख दिए तो ये बैलेंसिंग फिगर स्टॉक अपने आप ही कम होकर के आएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। So that is how we calculate the closing stock on date of fire by preparing a trading account till date of fire। और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फिनेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, फाइनल अकाउंट्स वाला तो पार्ट है नहीं, ठीक है। ये हम सिर्फ किसके लिए निकाल रहे हैं? स्टॉक कितने का जला वो निकालने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स। ओके, जस्ट हमारी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए है। हाँ, वैसे ईयर एंड में जब हमको पता चल गया इतना स्टॉक जल गया था, तो ईयर एंड में जब हमारा एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उस वक्त क्या किया जाता है? थोड़ा याद होगा आपको। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर का क्या ट्रीटमेंट होता है? अपन परचेज में से माइनस करते हैं, फिर पीएनएल में उसको डेबिट करते हैं। वो तो बाद में यही होगा, पर वो परचेज में से माइनस करना कितना है, ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर हमारा काम में आता है। और जैसे ये स्टॉक आ गया, नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट कि क्लेम कितना हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो कुल मिला के आप कहेंगे ऑफ कोर्स सीए का रोल आ गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो अपन ही बना सकते हैं और ये सबसे सस्ता मेथड है। हाँ, बाकी आप कहेंगे फॉरेंसिक वाली वो भी ट्राई कर लो, महंगा पड़ेगा। हाँ अब कल अपन ने कॉस्टिंग भी शुरू किया, तो उसमें एक पॉइंट मैंने कल कहा था, जैसे फिनेंशियल अकाउंट्स में तो अपन एक ही खाता बनाते हैं, परचेज अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट्स में क्या करेंगे? अगर मेरे 100 तरह के रॉ मटेरियल है तो सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा, सबका अलग अलग परचेज, सबका अलग अलग कंजम्पशन, सबका अलग अलग स्टॉक। तो अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग अडॉप्ट हो रखा है, तो वहाँ पर तो आप कहेंगे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही कहाँ है? हमारे पास जो जो मटेरियल पड़े थे सबके अकाउंट्स बने हुए होंगे, तो उसी का बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, स्टॉक की वैल्यू वहीं से आ जाएगी। डेफिनेटली वो सबसे इजी तरीका है। पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आग जब लगती है वो बेचारे डिस्क्रिमिनेट तो करती नहीं है कि ये तो स्टॉक है, ये तो अकाउंट्स ही है, इसको क्या जलाना, ठीक है। साथ साथ में क्या हो जाता है, वो भी जल जाता है। मोस्टली एक ही जगह पे पड़े होते हैं ना, तो गोडाउन में आग लगी, स्टॉक भी जल गया, रिकॉर्ड्स भी जल गए। और नहीं भी जले हैं तो अपने क्वेश्चन तो वही आएंगे जिसमें रिकॉर्ड जलाए गए हैं या जल गए हैं। कि अगर स्टॉक के रिकॉर्ड्स ही सारे बच गए हों तब तो आप कहेंगे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका सारा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन्ड है तो आप वहीं से क्या कर लोगे, स्टॉक की कैलकुलेशन कर लोगे और क्लेम का अमाउंट निकल जाएगा। पर वो तो मान के चलिए साथ में जलेंगे ही जलेंगे, या वो स्टॉक रिकॉर्ड कोई मेंटेन ही नहीं करता। हर कोई तो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करता नहीं है, तो मेंटेन ही नहीं करता, तो उसको भी क्लेम तो लेना ही है। तो वहाँ पर फिर तरीका सिर्फ यही बचता है, बाय प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ तक का? टिल डेट ऑफ फायर। जिस दिन फायर हुई वहाँ तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस उस दिन तक की आएगी और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालना है। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जीपी हम कैलकुलेट करेंगे वही जीपी रेट अप्लाई करके। अब ये जीपी रेट क्वेश्चन में या तो दी हुई होगी या क्वेश्चन कहेगा आप ही कैलकुलेट कर लो। आप कहेंगे हम कैसे कैलकुलेट करें? तो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा पिछले सालों की, कि पिछले साल में सेल ये थी, परचेज ये था, खर्चा ये था। तो हम बैठ के वर्किंग नोट में क्या करेंगे, पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के फिर रेट निकाल लेंगे और वो रेट फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। मतलब एक तरह से हम ये मान रहे हैं कि जो जीपी रेट लास्ट ईयर में थी वो इस साल भी मेंटेन्ड है। हाँ, अब देखिए जब हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन 5 नंबर का पूछना है कि 10 नंबर
नंबर का पूछना है, तरीका यही होता है। जीपी रेट क्वेश्चन में दे दी तो सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, इतना सही बनाना है, 5 नंबर का। मेहनत करवानी है, पिछले साल की डिटेल और दे देगा। पहले पिछले साल का ट्रेडिंग बनाओ, जीपी निकालो, रेट निकालो, फिर उसके अंदर भी कई बार एडजस्टमेंट करवाएगा कि इस बार थोड़ा प्राइसिंग चेंज हो गई, ये हो गया, बैठ के क्या करो, नई जीपी रेट निकालो, फिर क्या करो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और फिर क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो क्वेश्चंस की साइज़ उसके हिसाब से क्या कर दी जाती है, मॉडिफाई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से क्वेश्चन 10 नंबर वाला ही आता है, पर अगर छोटा पूछना है तो आपको सिर्फ इतना सा काम दे दिया, चलो इतना ही कर लो। अब जीपी रेट, क्या होता है भाई फॉर्मूला? बोलो ना भाई, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा ही हूँ, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन इनटू, पक्का? हाँ जी, अपॉन सेल्स ही होता है, टोटल सेल्स या नेट सेल्स या ग्रॉस सेल्स या अपनी सेल्स, पड़ोसी की सेल्स है जी। इट इज़ नेट सेल्स। आपने सेल किया, सेल्स रिटर्न हुआ, नेट सेल्स। हाँ, कॉस्ट पर भी तो निकालते हैं ना, जीपी अपॉन कॉस्ट नहीं होता है? नहीं? चलो ये बताओ, एक मैक्स का क्वेश्चन, हाईएस्ट जीपी रेट कितनी हो सकती है? हाईएस्ट जीपी रेट कितनी हो सकती है? 10, 20, 50, 100, 200, 500, इन्फिनिटी? हाईएस्ट जीपी रेट कितनी हो सकती है? इतना इजी क्वेश्चन पूछा भाई, अकाउंट से लेना देना ही नहीं है। हैं? कितने भी हो सकती है? तो कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेटर ले लिया सबने? हाँ, कैलकुलेटर के क्या हाल है भाई, सबने खरीद लिए? तो उसमें आज ही इन्वेस्ट कर दो, नहीं खरीदा है तो। और वो रोज़ साथ में लेके आना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है भाई। यूँ नहीं एग्ज़ाम में हम तो फ्रेश रखते हैं, अभी तो घर में रखा हुआ है, ठीक है, पता चला वहाँ पे काम लेना ही नहीं आ रहा है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू, द वे यू यूज़ कैलकुलेटर सेव्स योर 5 to 7 minutes। कैलकुलेटर भी ढंग से चलाना आना चाहिए, मतलब इट्स अ वेपन, हथियार, ठीक है, इट कैन फायर और मिस फायर, ठीक है। और कई बार कैलकुलेटर के चक्कर में अटक जाते हैं, बेचारा वो आंसर गलत बता देता है क्योंकि अपन ने बटन गलत दबा दिया, ठीक है, फिर भले ही अपन किसी को ही दोष दें। सो एडिक्वेट प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड यूज़ कैलकुलेटर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। ये नहीं थोड़ी कैलकुलेशन मैं खुद ही कर लेता हूँ, अपन दूसरा काम करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करना अलाउ कर रखा है, यूज़ इट। हाँ जी, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, जीपी रेट हाईएस्ट कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी, कितना भी हो सकता है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कोई प्रोडक्ट हमने 10 रुपये में ख़रीदा या 100 रुपये में ख़रीदा, कॉस्ट इज़ 100, आई सेल इट फॉर 200। हाँ जी, कैलकुलेटर निकालो, हाँ जीपी रेट कैलकुलेट करो अब इस पर। हाँ कितना है भाई जीपी? जीपी कितना है? हाँ सेल कितना है? हाँ इंटू 100, कैलकुलेटर पे निकालो। पचास ही आ रहा है, 100 नहीं आया। कितने लोगों को आंसर आया था एकदम दिमाग में? 100। हाँ चलिए, कैलकुलेटर पे निकालना है। क्या 5% आया? 2000 की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वही 100 रुपये है, ठीक है, जीपी रेट निकालो। 95 हुआ, 100 नहीं हुआ अभी तक।
चेक करो, कैलकुलेटर पे चेक करो भाई, क्या हो गया? 95। चलिए एक और जीरो बढ़ा देते हैं। हैं? हाँ जी, कैलकुलेटर काम में लेना आता है ना भाई। बोलो क्या कह रहे हो? ये पहले वाले एग्जाम्पल का था भाई, जब 200 रुपये था ना, सेलिंग प्राइस 200 रुपये, कॉस्ट 100 है, तो जीपी कितना होगा? अगर सेलिंग प्राइस 200 है, कॉस्ट 100 है, तो बताओ जीपी कितना होगा? क्यों? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला तो आप लोगों ने ही बोला, मैंने पूछा, आप लोगों ने कहा ये फॉर्मूला होता है। तो हैं? हाँ, क्या हुआ भाई, 20,000 में कहाँ तक पहुँचे? 99.5। चलो अब आप लोग को एग्जाम्पल बताओ जिसमें 101 आ जाए। है जी? नहीं आएगा? तो मैक्सिमम जीपी रेट विल ऑलवेज बी लेस देन 100। हाँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब सपने हैं। ओके, 100 भी कब आ सकता है वही बता दूँ। ठीक है, सपोज आप दुकान पे बैठे हो, वो पड़ोसी आएगा, 1 मिनट में घर जाके आ रहा हूँ, अर्जेंट काम है, थोड़ा ध्यान रख लेना। आपने कहा ओके। अब उसके यहाँ कोई ग्राहक आया, क्या हाँ ले ले पैसे मेरे को दे दे, मतलब कॉस्ट ज़ीरो थी। ठीक है, सेल 100 रुपये हुई। हाँ, हाँ, तो भी 100% ही है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? अगर जीरो का माल 100 में बेचा तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 हुआ, सेल 100 हुई, जीपी रेट 100%। ओके, हाँ समझिए, जब अपन जीपी रेट सेल्स के टर्म्स में बात करते हैं, व्हेन इट इज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट कैन नेवर बी 100%, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। हाँ, पर जब अपन कॉस्ट की टर्म्स में बात करते हैं ना, कई बार ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, वो कुछ भी हो सकता है। 100 का 200 में बेचा तो 100 रुपये जीपी, कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये, कितना हुआ? 100%। जबकि यही फॉर्मूला जब सेल्स पे लगाया तो कितना आ गया था? ओके, हाँ, अब आप कहोगे कि ये काम करो, इसको 2000 में बेच दो, तो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट तो 100 की 100 है, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1900 रुपये। अब आप कहेंगे वो यहाँ तो क्यों जा रहा है? देखिए, कॉस्ट का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। आप 10 रुपये की चीज़ 100 में बेचोगे, आप कहेंगे हाँ 90% प्रॉफिट कमाया, सॉरी 900% हो गया। 10 का 20 में बेचते हो 100% हुआ, 10 का आपने कहा हमने तो 100 रुपये में बेच दिया, आप कहेंगे 900% ऐड किया। वैसे इसको कहते अपन जीपी रेट ही हैं, पर अगर टेक्निकल स्पेसिफिक वर्ड काम में लूँ तो जब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होता है ना, इट इज़ नॉट जीपी रेट, इट इज़ कॉल्ड एज मार्कअप, कि कॉस्ट पे हमने कितना एडिशन किया। तो मार्कअप जो है वो कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, 1000, 5000%, कुछ भी। पर जैसे आप उस फॉर्मूले को सेल्स पे कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, वो ठिकाने आ जाता है एकदम कि 100 के अंदर अंदर। क्लियर? तो चलो आज आप लोगों के लिए एक दूसरों को पूछने के लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। बताओ, शर्त लगाते हैं कि ISG पीरियड कितनी होगी। अच्छा, आप लोगों के ये काम पढ़ा हुआ है क्या कि अगर कॉस्ट का 25% है तो बताओ सेल्स का कितना होगा? पढ़ा हुआ है? चलो टेस्टिंग कर लेते हैं। है जी? तो अगर जीपी कॉस्ट का 25% है जी, 20 या 1/3, मतलब 1/4 हो तो 5 या 3? 5। हमने से 1/5 होएगा। बाकी लोग सोच रहे हैं।
अच्छा देखो, हाथ भी अलग अलग तरह के खड़े होते हैं, कुछ इतने होते हैं, कुछ इतने होते हैं, कोई एकदम इतने होते हैं। वो 25%, 50%, 100% कॉन्फिडेंस लेवल। ओके। हाँ जी। सो 1/5, इधर 1/2 हो तो, इधर 23/69 हो तो, देखो बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या था कॉस्ट का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। ये क्या था? अच्छा, सेल्स इज नथिंग बट कॉस्ट प्लस जीपी। तो जब आपको कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, करना क्या है? जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में जोड़ दो। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है कि अरे 1/4 का 1/3 होगा, 1/5 होगा। कुछ लोगों के होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से। होने की जरूरत नहीं। अगर कॉस्ट का है, ठीक है, कॉस्ट का अगर मान लीजिए 1/2 है, तो सेल का 1/3 होगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी तो याद रख लो कि सेल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। अच्छा, कॉस्ट में नीचे कॉस्ट है, इधर नीचे सेल है, तो सेल वाले में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही याद रख लो। अब ये 23/69 आया, ये नहीं करे अब कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं। ये कॉस्ट 69 है, उस पर 23 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 69 प्लस 23। तो करना क्या है? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ दिया। और मान लीजिए इधर से इधर आना है, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दीजिए, ये आपकी कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार एग्ज़ाम में जो आपका परसेंटेज आए बिल्कुल आसान वाला ही आया। आपने कहा ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया। हाँ, तो हम उस केस में परसेंटेज के बजाय सबसे पहले तो रेशियो काम में लेना शुरू कर देते हैं। रेशियो इज़ मोर कन्वीनियंट एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज। आप 25% से आप कहेंगे 20% करना है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो सकता है, पर 25% 1/4 होता है। 1/4 से 1/5, 1/5 इज 20% ओनली, बट दैट बिकम्स मोर कन्वीनियंट। और स्पेशली कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी रेट आपने निकाली, आया 24.323%। आपने कहा अजीब सा आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है परसेंटेज काम में लो, आप रेशियो काम में ले लो। मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था 23,000 रुपये, सेल्स थी 69,000, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस परसेंटेज आई टेक इट एज 23/69। ठीक है। अच्छा, ये सेल्स का था, मान लो ये वाला सेल्स का है 23/69, तो कॉस्ट का कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करूँगा? 23/69 माइनस 23। ठीक है, दैट इज़ हाउ आई कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट। तो कॉस्ट से सेल्स पे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप तो न्यूमरेटर वाला अमाउंट डिनोमिनेटर में, अगर सेल्स पे जाना है कॉस्ट से प्लस कर दो, और पीछे आना है कॉस्ट पे आना है माइनस कर दो। इट्स डन। देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सब ध्यान में रहनी चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन में आया जीपी रेट 200% है, इसका मतलब ये हो गया वो सेल्स का परसेंटेज है ही नहीं, वो कॉस्ट का है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि अगर जीपी रेट दी हुई है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जीपी रेट का मतलब यही होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा 40%, 35%, 80% सब सेल्स का, 120% दे दिया, आपने कहा ये तो सेल्स का हो ही नहीं सकता, किसका होगा? कॉस्ट का होगा। मतलब आप गलती से ये मत करके आ जाना सेल्स 1 लाख, आपने कहा 120% टिकाओ, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, वो इम्पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब पड़ोसी का माल बेचे जाओ। ठीक है, तो हाँ उसमें भी 100 ही होता है, उसमें भी 100 ही होता है भाई, उसमें भी 110 120% नहीं हो सकता। तो दीज आर सम ऑफ द क्लूज। देखिए अपने जो पेपर्स होते हैं सीए में, एवरीथिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिटन। कई सारी चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ती है? इंटरप्रेट करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि अच्छा ये है। और काफ़ी बार तो इंग्लिश पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट द वर्ड हैज़ बीन रिटन, अकॉर्डिंगली उसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या है। हाँ, मीडियम चाहे आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अकाउंट्स का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। और वैसे भी इवन इफ़ एनीवन विद हिंदी मीडियम टिल 12th, हाँ, तो भी अकाउंट्स तो प्रैक्टिकली हमेशा किस में सॉल्व किया होगा?
इंग्लिश में किया है। हाँ, हिंदी वालों के लिए सिर्फ जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर कोई थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं वो ज़रूर आपको हिंदी के सेंटेंस में लिखना होता है। उसमें भी सेंटेंस हिंदी का होगा, बीच में आप टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूट्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि कई सारे टेक्निकल वर्ड्स हिंदी में आपको ही नहीं मालूम होंगे, ठीक है, इवन इफ़ यू हैव अडॉप्टेड फॉर हिंदी मीडियम, तो इसलिए उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही आएगा, साथ में उसका हिंदी वर्जन नहीं आएगा, तो उतनी इंग्लिश तो हर एक को ध्यान रखनी ही पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स वाइल टीचिंग आई कीप ऑन टेलिंग यू, देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, ये देखो ये क्या लिखा है, बस उस एक वर्ड का खेल ही कई बार क्वेश्चन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये कुछ अपन ने डिस्कशन किया, जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट से सेल्स, सेल्स पे कॉस्ट, दिमाग में फिट रखिएगा। अब जहाँ तक कल अपन क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे। हाँ, तो मैं आपको जो बुक दूंगा होपफुली कल आ जाएगी, उसमें यू विल हैव 3 पार्ट्स, हर चैप्टर के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल कंटेंट, उसके बाद क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चंस, उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस। और वो जो थ्योरेटिकल कंटेंट है मेरे नोट्स में, इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, इंश्योरेंस क्या होता है एंड क्लेम क्या होता है, नथिंग लाइक दैट। वो थ्योरी सिर्फ वो है जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, चाहे वो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन हो गए, चाहे जीपी रेट को लेकर के पॉइंट हो गए, तो समथिंग लाइक दैट। वो थ्योरी कुछ तो प्री प्रिंटेड होएगी और कुछ उसमें बीच बीच में खाली जगह भी होगी जहाँ पे मैं आपको लिखवाऊँगा, ओके। क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ होता है ना, दिमाग में फिट कम रहता है, तो बेसिक चीज़ें तो सब लिखी हुई है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लिखवाने होंगे वो क्लास में लिखवाऊंगा, वो आपको उस बुक में ही लिखना है। तो इसका मतलब बुक का भी बराबर ध्यान रखना है, कि इधर उधर हो गई तो मैं तो वापस खाली वाली बुक पकड़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, अब जहाँ तक आपको सॉल्यूशंस करने हैं, यू कैन प्रिफर एज़ पर योर चॉइस। आप चाहो तो अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, क्लास असाइनमेंट के लिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए, या आप एक करना चाहें एक कर सकते हैं। पर अगर आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो इंडेक्स जो आप मेंटेन करेंगे, ओके, हाँ, एक तो होता है चैप्टर इंडेक्स रजिस्टर का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब हर चैप्टर आप शुरू करते हो, ठीक है, किताब तो आपके पास आई गई, पता चला क्लास असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस असाइनमेंट के 8 क्वेश्चन है, टोटल कितने हुए 18। तो आप पहले ही पेज पे इंडेक्स बना दीजिए, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टिल 10, प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8, और फिर इसका पेज नंबर, ओके। क्योंकि जब आप रिवीजन शुरू करेंगे तो कई बार आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना होगा, बिकॉज आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। अब वो उस वक्त आप पूरे पेज ढूंढ रहे हो, अरे वो सॉल्यूशन कहाँ पर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीए में इंटेलिजेंट स्टडी की भी ज़रूरत होती है, कि पढ़ाई अपन ने उतनी ही करी कम टाइम के अंदर, ठीक है, तो आप कुछ और ज़्यादा पढ़ सकते हो। सो अगर आपका ये इंडेक्स बना हुआ है, इट विल हेल्प यू इन फास्ट आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशंस कहाँ पर है। अच्छा, मैं भी जब आपको थ्योरी लिखवाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल दैट, उस वक्त कई बार वहाँ पे क्वेश्चन का रेफरेंस लिखवाऊंगा, कि ये वाला पॉइंट एक मान लो अपन ने कोई डिस्कशन किया कि जीपी रेट कैसे निकालनी होती है, अब वो जीपी रेट का मैंने थ्योरी लिखवा दिया, फिर वहाँ पे मैं लिख दूंगा रेफर क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब आप रिवीजन करोगे, आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, थ्योरी पढ़ के कई बार क्या होता है ना, समझ में आ जाता है, कई बार समझ में नहीं आता इस थ्योरी का अप्लीकेशन कैसे करना है। तो उस केस में अगर आपके वो रेफरेंस में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 2, आप हाथ हाथ रजिस्टर खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखा कि अच्छा इसको ऐसे यूज़ करना था, एंड यू मूव फॉरवर्ड। सो दैट इज़ द वे वी हैव अ सिस्टमेटिक स्टडी। पर अगर आपने इंडेक्स नहीं बना रखा है, फिर आप ही ढूंढते रहोगे। तो करना क्या है, हर चैप्टर शुरू होने से पहले एक पेज छोड़ दो, ठीक है। हाँ, आप है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर, ठीक है, जगह खूब होती है यहाँ पे, फिर क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर, एक ही पेज पे बस वो इंडेक्स बन जाएगा। हर चैप्टर से पहले बना लो, ठीक है। बहुत मोटे रजिस्टर मत खरीदो, कि खो जाता है तो फिर रिस्की हो जाता है ना। आपने कहा एकदम मैंने तो 500 पेज का रजिस्टर ले लिया है, एक में ही काम ख़त्म।
हाँ, और वो गायब होते ही अपन ख़त्म। सो 100 पेज वाला ही बहुत है, ठीक है, ख़त्म हुआ, नया रजिस्टर डाला, ठीक है, इट इज़ सेफ। जहाँ तक रजिस्टर की साइज़ होती है, आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे दिया, हाँ, कैसी लगी वो कॉपी की साइज़, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट? हाँ, थ्योरी के लिए मोर एडिक्वेट, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए इनएडिक्वेट, आपने कहा बड़ा मुश्किल से सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्टर भी उसी साइज़ का लो, ये नहीं हो कि हम यहाँ पे तो हमारा जर्नल बराबर सेट हो गया, वहाँ एग्ज़ाम में सिर्फ डेबिट तक ही पहुँचे, क्रेडिट पे तो ख़त्म हो गया, ओके। क्योंकि रोज़ की प्रैक्टिस जो रहेगी वही आपको आगे हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलो भाई, सब कल कंटिन्यू करेंगे अपन।